मैं प्रेम भाई आपके साथ एक चीज पूछ लूं। एक हमारे इस समय जो बीजेपी के एक बहुत ही कार्यकुशल नेता हैं, उनको चाणक्य से उनकी की जाती है। मुझे हरदम ये लगता है चाणक्य बुद्धि एक एक लंबे धैर्य और एक लंबी प्लानिंग के तहत तो एक काम करते थे। ये जो हमारे इस समय के मॉडर्न चाणक्य हैं, ये केवल षड्यंत्र करते हैं और ये हर चीज में षड्यंत्र करते हैं। वो कैसे मैनेज किया, वो किया, उनको मैनेज करके यहाँ कर दिया, वो ले आए, उनको उनको लंगड़ी लगाई, उनको उनके नीचे से चादर खींची, उनके पैर से जमीन खींची, सब काम करते रहते हैं। मैं दो चीजें इसलिए इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि मुझे अभी भी ये लगता है कि इलेक्शन कमीशन ने जो उस दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो इस देश में एक टर्निंग पॉइंट के रूप में याद रखी जाएगी। जैसे इमरजेंसी के समय हम सब लोग याद रखते हैं कि इंदिरा गांधी को जस्टिस सिन्हा ने जो ऑर्डर पास किया था, वो इमरजेंसी की जब बात होगी वो ऑर्डर जस्टिस सिन्हा का नाम आएगा ही आएगा कि एक किस तरह से उस व्यक्ति ने निष्पक्षता के साथ एक अपना ऑर्डर पास किया था। उसी तरह से इस देश में मोदी जी के जो जो भी उनकी इस समय गिरावट हो रही है, उसमें किस तरह से पलीता लगाया था इस इलेक्शन कमीशन में, और खास करके ज्ञानेश कुमार ने। क्योंकि ज्ञानेश कुमार जो बार बार चीजें, और ये सभी कह रहे हैं कि ज्ञानेश कुमार जो बार बार इसको कह रहे हैं कि ऐसे वोट में गड़बड़ी है, ये गड़बड़ी है, SIR में ये है, तो वो अपने ही पूर्व जो कार के उनके राजीव कुमार हैं, उनको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं इस बात को कह रहे हैं कि मोदी जी गलत वोट से बने हुए प्रधानमंत्री हैं। ये तो ज्ञानेश कुमार कह रहे हैं। और जो जिस तरह की भाषा वो यूज कर रहा है, और क्या राहुल गांधी 21 दिन के अंदर माफी मांगे कि 7 दिन के अंदर माफी मांगे, इत्यादि इत्यादि। मैं सिर्फ एक चीज और आपसे पूछ लूं, एक तो इस पे आप बता दीजिए कि ये जो वैधता की बात हो गई है मोदी जी की, इसी पे बात आ गई है। दूसरी एक बात मैं सिर्फ दर्शकों को बता दूं कि मोदी जी की डिग्री का मामला करीब करीब फाइनल स्टेज पे है। तो दिल्ली में जब हाईकोर्ट में वो जाता है तो अब ये सारा कुछ मैनेज है। हाईकोर्ट में जिस दिन डिलीवर होना होता है जजमेंट, उस दिन उनकी तबीयत खराब हो जाती है, वो छुट्टी ले लेते हैं जज साहब। अब जज साहब, जस्टिस लोया का उनको कोई जाके कहानी सुनाई जाती है कि उनको जस्टिस मतलब कई जस्टिस लोगों क्या है, एक धनबाद के भी जस्टिस थे, मुझे उनका नाम नहीं याद है, सुबह मॉर्निंग वॉक करने जा रहे थे, पीछे से ठोक दिया था किसी ने। बहुत सी कहानी किससे सुनाए जा सकते हैं। मैं इन सारी चीजों में मोदी जी का अभी का जो पद है उस पे भी अब वैधता पे सवाल उठने लगे हैं। और क्या बिहार इलेक्शन में ये चीज भी मैटर करेगी कि ये वोट की चोरी की जाती है, करवाई जाती है, और उसके लिए बीजेपी और बीजेपी के सारे नेता लिप्त रहते हैं। प्रेम कुमार भाई। जी जी, शुक्रिया आनंद वर्धन जी। देखिए, दूध उबल रहा होता है तो हम उससे खोआ बनने की उम्मीद कर रहे होते हैं, बहुत क्रीम जमा हो जाता है, लेकिन जैसे ही उसमें कुछ नींबू पड़ जाता है सारी उम्मीद खत्म हो जाती है, दूध और पानी अलग हो जाता है। तो आप नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की लगातार चुनावी जीत को, विश्व गुरु के रूप में उनकी स्थापना को जो कोशिश हुई, और राष्ट्रवाद के पैरोकार के तौर पर जो वो स्थापित अपने आप को करते रहे, इन सब की जो है उम्मीद कर रहे थे कि भाई अब खोआ बनेगा, वो सब पर एक तरह से ये नींबू डल गया है और वो दूध फट गया है। सारा प्रयास जो है, आप कह सकते हैं कि दूध फट गया है। फटने के बाद जो स्थिति होती है उसमें संवैधानिक जो संस्थान है उसकी बहुत अहमियत होती है, चुनाव आयोग की तो खास तौर से है। और इसलिए कि देश में चुनावी लोकतंत्र को, संसदीय प्रजातंत्र को तटस्थता पूर्वक संरक्षण देते हुए उसको चलाए रखने का काम जो है चुनाव आयोग का होता है। और इस मामले में अदालत जब तब चाहे जाने पर या अपने मन से भी संज्ञान लेती रहती है। लेकिन चूंकि आज का चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट के दिए गए आदेश से हट करके 2 लोगों के द्वारा चुना गया आयोग है,
तीसरे की तो सहमति भी नहीं है, और सहमति असहमति का मतलब भी नहीं है, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री। तो ये चुनाव आयोग दरअसल ड्यूटी पर है, किसी और की ड्यूटी पर। ये बात धीरे धीरे साबित होती रही। हर, चाहे राजीव कुमार थे, चाहे ज्ञानेश कुमार, चाहे और कोई कुमार आएंगे, वही पैटर्न वही रहेगा। और इसमें एक बात जो हुई है वो ये कि चुनाव आयोग इस तरह से काम कर रहा है कि वो वोटर के अधिकार की, वोट के अधिकार की रक्षा करने के बजाय वोटर से उसका अधिकार छीनने के लिए काम कर रहा है। और ये अद्भुत है। चुनाव आयोग माफी की मांग कर रहा है अपने नेता प्रतिपक्ष से या कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता से। किस बात की माफी? माफी का मतलब क्या होता है? माफी हम अपने दिल से मांगते हैं। कोई भी व्यक्ति अपने मन से माफी भी मांगता है, उसका प्रायश्चित भी करता है, अगर उसको फील होता है कि हमने गलती की है। हम किसी को माफी मंगवा सकते हैं क्या? और जो संवैधानिक संस्था है, जो चुनाव के समय में उससे पावरफुल कोई नहीं होता, वो प्रधानमंत्री को भी पूछ सकता है, स्थानीय नेता जो छोटे हैं बड़े हैं सबको पूछ सकता है। वो पावरफुल चुनाव आयोग राहुल गांधी पर एक्शन क्यों नहीं लेता कि माफी मांगने की बात कर रहे हैं? अगर राहुल गांधी ने गलती कर दी है, आपकी शान में गुस्ताखी कर दी है, तो दम है तो एक्शन लो। लेकिन एक्शन लेने का दम नहीं है तो बोलता है माफी मांग लो। अरे कोई ये है शिष्टाचार और है मान सम्मान वाली बात है कि माफी मांग लो। क्यों मांगेंगे माफी? मैं यहां पर एक बात कर रहा हूं। लेकिन चुनाव आयोग ने जिस तरीके से वोटर लिस्ट को डिलीट किया 65 लाख को, और इस कोर्ट में कहा कि हम इसके नाम को, इसका कारण नहीं बताएंगे। और अलग बात है कि फाइनली उनको बताना पड़ रहा है, लेकिन उसकी हिम्मत कैसे हुई कि वोटर का नाम भी काट देंगे और कहेंगे हम बताएंगे नहीं। आप किसके लिए बैठे हैं? वोटर के लिए ही तो बैठे हैं। वोटर का ही नाम काट देंगे और उसका कारण भी नहीं बताएंगे। ये कहां, कौन है जो इसके दिमाग में ये बातें डाल रहा है कि तुम वोटर के राजा हो, वोटर के भाग्य विधाता हो? चुनाव आयोग क्या वोटर का भाग्य विधाता है? जो देश का भाग्य विधाता वोटर होता है, उसका भाग्य विधाता बनने की कोशिश चुनाव आयोग कर रहा है। ये बात एक्सपोज हुई है। और ये बात एक्सपोज हुई है तो इससे पहले चुनाव आयोग ने इसी मंसूबे और इसी माइंडसेट के साथ जिस तरीके से चुनाव आयोग को चलाया, जिस तरीके से वोटर लिस्ट को में घालमेल किया, जिसमें कि हमने जितने वोट पड़ते हैं उससे ज्यादा गिन लिए जाते हैं या उससे ज्यादा कम गिन लिए जाते हैं। 2019 के भी लोकसभा चुनाव में हुआ, 2024 के भी लोकसभा चुनाव में हुआ। विभिन्न अभी तो चर्चा में है कि हरियाणा के विधानसभा चुनाव में 4 सीट को छोड़ के सभी सीटों पर वोट या तो अधिक है या तो कम है। भाई एग्जैक्ट वोट क्यों नहीं है? मशीन का जमाना है। तो ये सारी जो कमियां हैं चुनाव आयोग की आंखों के सामने है, उसकी निगरानी में। वोटर लिस्ट इम्प्योर है तो जिम्मेदार कौन है? मैं मर गया हूं, मुझे मरा हुआ घोषित कर दिया गया है, लेकिन मैं जिंदा हूं, तो मुझे मरा हुआ घोषित किया गया है और जिम्मेदार भी मैं ही हूं। मैं ही उनको रेक्टिफिकेशन के लिए आवेदन दूं कि हुजूर आपने मेरा नाम काट दिया है और आप हुजूर मेरा नाम फिर से शामिल कर लीजिए। लेकिन जिसने नाम काटा है उससे सवाल पूछने की हिम्मत सुप्रीम कोर्ट को नहीं है। सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं चुनाव आयोग से पूछता है कि नाम काटोगे तुम? और इसका जवाब सुप्रीम कोर्ट ही कहता है कि राजनीतिक दल क्यों नहीं दे रहे हैं। अरे राजनीतिक दल देगा जवाब कि चुनाव आयोग देगा जवाब कि नाम उसने क्यों काटे? राजनीतिक दल बता क्यों नहीं रहा है कि नाम काटे गए? अरे चुनाव आयोग ने बताया क्या पहले कि ये लोग हैं इसके नाम काटे गए? नहीं बताया। तो सुप्रीम कोर्ट भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर रहा है। ये अलोकतांत्रिक तरीके से सुप्रीम कोर्ट चल रहा है, तो चुनाव आयोग के बारे में क्या कहें? तो राहुल गांधी ने जब कहा था लड़ाई इंडियन स्टेट से है, तो वो हर दिन हर पल ये बात साबित होती है, लड़ाई इंडियन स्टेट से है।
हमें सुप्रीम कोर्ट से भी शिकायत है, हमें चुनाव आयोग से भी शिकायत और जनन्यून से शिकायत है, और हम उस शिकायत को सामने रखते हुए कह रहे हैं कि राहुल गांधी का संघर्ष बहुत बड़ा है, राहुल गांधी का संघर्ष छोटा नहीं है। इसी मायने में राहुल गांधी को हम ये मानते हैं कि उन्होंने पूरे देश में लड़ाई की, राजनीतिक लड़ाई की रेखा जो है बहुत बड़ी कर दी है। राजनीति जो पॉलिटिक्स में जो नए तरीके नरेंद्र मोदी और उनकी टीम ने इजाद की सत्ता में बने रहने के लिए, जिस पर चलते हुए आज तक आए हैं, उन तरीकों का प्रतिकार करने के लिए समय जरूर लगा राहुल गांधी को, लेकिन उन्होंने एक इनोवेशन किया, जनता के बीच में गए, यात्राएं की, यात्राओं को आधार बनाया, जनता की जुबान, और अब वोट चोर गद्दी छोड़ एक नारा जो बना है, इस 11 साल की घटनाओं का जो लोकतंत्र विरोधी घटनाएं हैं उसके जवाब में जनता ने एक लाइन का नारा बना दिया। नारे तो बहुत गढ़े जाते हैं, लेकिन जनता की जुबान पर सभी नारे नहीं चढ़ते। यह नारा जनता की जुबान पर चढ़ चुका है, वोट चोर गद्दी छोड़। यही राहुल गांधी की जीत है। एक लाइन में उन्होंने पूरे देश की सियासत को बदल दिया है। आनंद बदल जी।